हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। वेलकम टू माय चैनल। आज से पहले हमने आरसीसी के टोटल 5 लेक्चर किए हैं, जिसमें टोटल आरसीसी तो ख़त्म ही हो गया है। उसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट का डिज़ाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज का ये आरसीसी टोटल लास्ट लेक्चर है, जिसमें लॉसेज इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबली जो भी हो आगे हम बता देंगे आपको। उसके बाद उसके बाद मूव करेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है वो लॉसेज इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट है। इससे पहले मैंने डिज़ाइन और इंट्रोडक्शन जो था प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, वो उसका क्लास हो गया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इससे पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा तो समझ में आएगा सही से। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि कोई भी अपडेट जो रहेगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो ग्रुप है वो सब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जो था हमारे जो है लॉसेज इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। ठीक है, इससे पहले हमने पूरा प्री स्ट्रेस लगभग ख़त्म कर चुका है। जो उसका डिज़ाइन है वो सब हमने ख़त्म कर चुका है। तो अब उसके बाद लॉसेज को पढ़ेंगे आज से। ठीक है, लॉसेज में है कि द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स रिड्यूसेस विथ टाइम। जो है स्टार्टिंग में जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगता है वो टाइम के साथ रिड्यूस होता रहता है। उसके बाद है कि ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ प्री स्ट्रेस टू कंक्रीट मेंबर देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स फ्रॉम द रेनफोर्स्ड। जो रिकॉर्ड वैल्यू है, जो जैक से हम रिकॉर्ड करते हैं जो वैल्यू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का, वो जितना टेंडन में रहता है, उसके बाद जो कंक्रीट में वो ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र के टाइम में हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये वैल्यू ड्रॉप हो गया, कम हो गया है। ठीक है, दिस ऑल रिड्यूसेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेस टर्मिनेट लॉसेज ऑफ प्री स्ट्रेस। ये इसी सब जो लॉस है इतना, इसी को हम लॉस बोलते हैं। ठीक है, लॉसेज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है इमीडिएट, जो तुरंत हो जाता है लॉस। ठीक है, और एक होता है टाइम डिपेंडेंट, जो आगे लॉन्ग टर्म में आगे टाइम के साथ वो लॉस होता रहता है। ठीक है, टाइम के साथ क्या होता है, टाइम के साथ जो प्रॉपर्टी चेंज होता है, क्रीप होता है, श्रिंकेज होता है, रिलैक्सेशन होता है, ये सब जो 3 प्रॉपर्टी होता है ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। और इलास्टिक शॉर्टनिंग, फ्रिक्शन और एनकरेज स्लिप, ये सब इंस्टेंटली हो जाता है उसी टाइम में जब ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, प्री स्ट्रेस जो ट्रांसफ़र होता है टेंडन से कंक्रीट में, उसी टाइम में ये इमीडिएट लॉसेज जो हैं वो उसी टाइम में हो जाते हैं, और टाइम डिपेंडेंट लॉस जो है वो टाइम के साथ आगे होता रहता है। ठीक है, तो इमीडिएट में हो गया इलास्टिक शॉर्टनिंग, फ्रिक्शन और इनक्रेज स्लिप वाला लॉस। ठीक है, स्लिप के कारण। और टाइम डिपेंडेंट में हो गया क्रीप, श्रिंकेज और रिलैक्सेशन के कारण जो सब लॉसेज होते हैं उसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब लॉस हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉसेस जो होता है प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में कौन कौन सा लॉस होता है। ठीक है, प्री टेंशनिंग में होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, रिलैक्सेशन, श्रिंकेज और क्रीप, रिलैक्सेशन और श्रिंकेज तो होता ही है, और इलास्टिक भी होता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्री टेंशनिंग हम लोग करते हैं ना, तो प्री टेंशनिंग में क्या करते हैं, पहले टेंडन डाल देते हैं, उसके बाद कंक्रीट कास्ट करते हैं। तो उस टाइम में वहाँ पे ना फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि कंक्रीट को उसमें पहले ही कास्ट कर चुके रहते हैं। कंक्रीट के अंदर टेंडन पहले ही रहता है, ठीक है, पहले से ही। तो इसीलिए यहाँ वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाता है। और इनक्लेज स्लिप जो है, स्लिप भी वहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि स्लिप भी जब स्लिप नहीं हो पाएगा ना टेंडन का उसमें कंक्रीट के अंदर, तो इसलिए ये दोनों लॉस प्री टेंशनिंग के केस में नहीं होता है। ठीक है, बाकी क्रीप, श्रिंकेज और रिलैक्सेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म का वो है, तो वो सब लॉस होंगे ही उसमें। और पोस्ट टेंशनिंग में क्या होगा, नो लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग,
ठीक है, इलास्टिक शॉर्टनिंग इसमें नहीं होता है, इसीलिए इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण लॉसेस नहीं होते हैं। देयर वुड बी लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। इलास्टिक डिफॉर्मेशन कंक्रीट में हो जाता है, इसके कारण इसमें लॉस होता है। रिलैक्सेशन होगा, श्रिंकेज होगा, क्रीप होगा, ये तीनों तो होगा ही। उसके बाद इसमें फ्रिक्शन भी होगा, क्योंकि इसमें टेंडन जो है बाद में हम लोग कंक्रीट कास्ट पहले कर देते हैं, उसके बाद उसमें टेंडन डालते हैं। ठीक है, तो टेंडन बाद में डालते हैं, इसीलिए वहाँ पर फ्रिक्शन आ जाएगा और स्लिप भी आ जाएगा। ठीक है, तो यही है, ये सब लॉस होते हैं पोस्ट टेंशनिंग में, और प्री टेंशनिंग में सिर्फ 4 लॉस होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि टोटल लॉस जो होता है वो 15 से 20% जो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग रहता है ना, उसके 15 से 20% के अराउंड ही रहता है। ठीक है, इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस क्या कैसे होता है देखिए। प्री टेंशन मेंबर जो है उसमें व्हेन द टेंडन आर कट, जब टेंडन को हम लोग कट करते हैं तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ट्रांसफ़र होता है मेंबर से जो कंक्रीट में। ठीक है, द कंक्रीट अंडरगो इमीडिएट शॉर्टनिंग, उसके बाद कंक्रीट जो है उसमें शॉर्टनिंग आ जाता है। शॉर्टनिंग के कारण ड्यू टू प्री स्ट्रेस, ये सब प्री स्ट्रेस फोर्स के प्री स्ट्रेस के कारण उसमें वो शॉर्टनिंग उसमें आ जाता है। ठीक है, द टेंडन आल्सो शॉर्टन, टेंडन भी शॉर्ट हो जाता है क्योंकि उसमें टेंशन रहता है। जब उसको कट करते हैं तो हम लोग उसको शॉर्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सेम अमाउंट से जितना कंक्रीट करेगा उतना ही, विच लीड्स टू शॉर्ट लॉस ड्यू टू लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। इसी के कारण जो लॉस होता है उसी को हम लोग इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस बोलते हैं। उसके बाद पोस्ट टेंशन में क्या होता है, पोस्ट टेंशन में तो इलास्टिक शॉर्टनिंग तो होता नहीं है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ ओनली वन मेंबर, अगर सिर्फ वन मेंबर रहेगा देयर इज़ नो लॉस बिकॉज द अप्लाइड स्ट्रेस इज रिकॉर्डेड आफ्टर इलास्टिक शॉर्टनिंग of the member. For more than one tendon, if the tendon are stressed sequentially, there is a loss in tendon due to subsequent stretching of the other tendon. ठीक है, उसके बाद इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण लॉस हुआ। लिखा हुआ है कि द इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस इज क्वांटिफाइड बाय the drop of pre-stress in a tendon due to change in strain in tendon. ठीक है, स्ट्रेन जो होता है उसके चेंज के कारण जो लॉस होता है उसी के कारण हम लोग निकालते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि स्टील यहाँ है कि स्टील जितना जो टेंडन रहेगा जितना अमाउंट से शॉर्ट होगा उतना इस अमाउंट से कंक्रीट भी होता है। तो इसीलिए दोनों का जो स्ट्रेन होगा कंक्रीट का और स्टील का दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे दोनों के स्ट्रेन को सेम करके और उसके बाद ये स्ट्रेस बाई इलास्टिक मॉडुलस दोनों का करके और यहाँ से हम लोग एफएस निकाल लिए। ये इसका वैल्यू m होता है मॉडुलर रेशियो एस बाई ई सी। तो यहाँ पे डेल्टा एफएस निकल गया चेंज इन स्ट्रेस। ठीक है, m इंटू डेल्टा एफ सी। इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग विथ एक्सियल प्री स्ट्रेस ई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एफ सी ये आ गया p बाई ए डेल्टा एफ सी का वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इन केस ऑफ इसेंट्रिक के केस में एफ एस आ जाएगा ये। ठीक है, एफ एस क्योंकि एफ सी जो है ये आ जाएगा। और उसके बाद इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग में व्हेन द सेक्शन इज स्टिल रेस्टिंग ऑन बेड इफेक्ट ऑफ एम डी इज नेग्लेक्टेड। अगर जब उसमें जब हम लोग कट करते हैं टेंडन को तो उसके बाद क्या होता है कर्व टाइप का बन जाता है। वो पहले क्लास में हम लोग बता चुके हैं कि कर्व टाइप का बन जाता है। अगर कर्व नहीं बना और वो जो उसका बेड पे अगर पहले की तरह ही रेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे जो है एमडी का वैल्यू हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाउएवर द सेक्शन लिफ्ट अप एमडी इज कंसिडर्ड। अगर सेक्शन जो है थोड़ा सा अगर ऊपर उठ गया लिफ्ट हो गया तो वहाँ पे एमडी का वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, पोस्ट टेंशनिंग में क्या करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग में एमडी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लीड टू कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ लॉसेस। इन केस ऑफ कर्व टेंडन वी यूज एवरेज स्ट्रेस। ठीक है,
कर्व टेंडन रहेगा तो वहाँ पे हम लोग एवरेज स्ट्रेस यूज करेंगे अलोंग द टेंडन इन कंप्यूटिंग द इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस। ठीक है, 3 केस है। एक है अगर कर्व रहे, कर्व टेंडन रहे तो हम लोग एवरेज स्ट्रेस यूज करेंगे। ठीक है, अगर पोस्ट टेंशनिंग रहे तो वहाँ पे एमडी को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर प्री टेंशनिंग रहे तो प्री टेंशनिंग के केस में अगर जो है वो सेक्शन जो है, अगर बेड पे, ये बेड है, ये जो ये है, ये आपका बेड हो गया, अगर बेड पे इसी तरीके से है तो हम वहाँ पे एमडी का वैल्यू हम लोग एमडी को नेगलेक्ट करेंगे। अगर लिफ्ट हो गया है तो एमडी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, यही है। उसके बाद है कैलकुलेशन कैसे करेंगे एवरेज का, एवरेज स्ट्रेस का। तो कैलकुलेशन इसका करने के लिए स्ट्रेट अगर केबल है तो उसके लिए हो जाएगा डायरेक्ट एफ सी एवरेज इक्वल टू FC1 प्लस FC2 माइनस FC1/2। ठीक है, और यहाँ से FC1 प्लस FC2/2। ठीक है, यहाँ से ऐसे ही निकल जाएगा। अगर पैराबोलिक है तो वहाँ से FC1 प्लस 2/3 FC2 माइनस FC1। ठीक है, FC1 तो है ही, प्लस यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से निकल जाएगा। अगर ऐसा केस है जो ऊपर नीचे रेक्टेंगल है, ऊपर एक कर्व भी रहे, दोनों केस में ये आ जाएगा FC1 प्लस 2/3 FC2 माइनस FC1 इंटू ये दोनों का आई वैल्यू। ठीक है, अब हो जाएगा प्री स्ट्रेसिंग लॉस क्या होता है, M इंटू एफ सी एवरेज। एफ सी एवरेज हम लोग निकालेंगे, जो एवरेज शियर स्ट्रेस है वो हम लोग एवरेज स्ट्रेस जो है हम लोग निकालेंगे, और उसके बाद उसमें मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम लोग प्री स्ट्रेसिंग लॉस निकाल लेंगे। ठीक है, इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण यही होता है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ एफ सी वी यूज इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स विदाउट लॉस एंड एरिया ऑफ सेक्शन इज PD। ठीक है, द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजिंग विल बी यूज्ड इन केस ऑफ पोस्ट टेंसिंग व्हेन द ऑल बार आर नॉट स्ट्रेच्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग मेंबर में कैसे करेंगे। इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस विल बी 0 इफ ऑल बार आर स्ट्रेच्ड साइमल्टेनियसली एंड एनकर्ड। ठीक है, अगर सारे बार को एक साथ अगर स्ट्रेच किया गया और एनकर्ड कर दिया तो इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस 0 होता है। और उसके बाद इफ द बार आर सक्सेसिवली टेंशन एंड एनकर्ड देन लॉसेज विल बी, जब अगर एक एक करके, जैसे पहली बार एक बार को किए, ठीक है, तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा। अगर सेकंड बार को किए, देखो पहली एक फर्स्ट बार को स्ट्रेच करके उसको एनकर्ड कर दिए, उसमें कोई लॉस नहीं होगा। अगर सेकंड बार को अगर स्ट्रेच करके टेंशन करके उसके बाद एनकर्ड करेंगे तो लॉस जो सेकंड बार में होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 में लॉस होगा। ठीक है, अगर थर्ड बार को करेंगे तो थर्ड में नहीं होगा, यानी कि जिसको नहीं करेंगे उसमें नहीं होगा और बाकी में होगा। अगर थर्ड को करेंगे तो थर्ड में नहीं होगा, बाकी उसमें जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें होगा। ठीक है, द लॉस इन बार 1 बट ड्यू टू टेंशन इन बार 2। द लॉस इन बार 1 ड्यू टू टेंशन इन बार 2, लॉस इन बार 1 हो जाएगा FM इंटू FC12। ठीक है, उसके बाद FC12 इसमें क्या है, तो FC12 है स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ बार 1 वाइल टेंशनिंग बार 2। बार 2 के टेंशन के टाइम में बार 1 के में कितना स्ट्रेस आ रहा है, वही है। लॉसेज ऑफ प्री स्ट्रेस of pre-tension beam are more than that loss in post-tension beam. This is partial due to elastic shortening. Losses of pre-stress of pre-tension beam are more than the losses of post-tension beam. ठीक है, pre-tension में जो लॉस होता है वो ज़्यादा होता है post-tension से। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल करते हैं उस पर। एग्जाम्पल है कि अब प्री टेंशनड कंक्रीट बीम, उसका साइज है 10 mm वाइड है और 300 mm, 100 mm वाइड और 300 mm डीप है।
इज प्री स्ट्रेस बाय एंड स्ट्रेच वायर कैरिंग इनिशियल फोर्स 150 किलो न्यूटन का फोर्स है, इसेंट्रिसिटी है 50 mm, ई एस दिया हुआ है, ई सी दिया हुआ है, ठीक है। एस्टिमेट द परसेंटेज लॉस इन स्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट इफ एरिया ऑफ वायर इज, एरिया दिया हुआ है इतना, ठीक है। एस्टिमेट द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण हमें लॉस निकालना है, ठीक है। प्री टेंशन कंक्रीट है, तो इसमें हम लोग इसको निकालेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये सब हम लोग यहाँ से फोर्स है दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, एम निकाल लेंगे, ई एस सी दिया हुआ है, यहाँ से आई निकाल लेंगे BD3/12 करके, ठीक है। ये सब निकाल लिए। अब इनिशियल स्ट्रेस स्टील में क्या हो जाएगा, P/A, P जो फोर्स दिया हुआ है 150 किलो न्यूटन बाई ए एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद स्ट्रेस इन कंक्रीट क्या हो जाएगा, फोर्स बाय ये जो कंक्रीट का एरिया है, ये जो 100 × 300, यहाँ से FC निकल गया, ठीक है। ये FS हो गया, ये FC हो गया। अब लॉस क्या हो जाएगा, लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन M × FC, ठीक है। M का वैल्यू 6 आ रहा है, इंटू FC ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल है, 40 Nm² आ गया। और यहाँ से परसेंटेज लॉस अगर निकालना है तो 40 डिवाइडेड बाय 800, ठीक, इंटू 100, ठीक है। ये इतना लॉस है और जो है ये स्टील में इतना स्ट्रेस है, इंटू 100, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज लॉस हो गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है कि अब पोस्ट टेंशन, ये प्री टेंशन का था, ये पोस्ट टेंशन का आप देख रहे हैं। पोस्ट टेंशन में हम लोग एक बार को करके दूसरे बार में निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग देखिए निकालते हैं कि पोस्ट टेंशन कंक्रीट बीम 10 mm 100 mm वाइड, 300 mm डीप एंड स्पेनिंग ऑफ 10 mm, ठीक है। ये साइज है इसका और ये स्पेन है 10 mm का। स्ट्रेस सक्सेसिवली टेंशन वाई 3 केबल है एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ इच केबल का एरिया जो है 300 mm² है। इनिशियल स्ट्रेस 1200 Nm/mm², M का वैल्यू 6 है। एस्टिमेट परसेंटेज लॉस इन इच ऑफ केबल व्हेन दे आर सक्सेसिवली टेंशन एंड इनकर्ड, सक्सेसिवली यानी एक के बाद एक उसको टेंशन किया गया, इनकट किया गया। अगर बार 1 के कारण बार 1 को टेंशन किया गया तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा, अगर 2 को किया गया तो 1 में होगा, अगर 3 को किया गया 1 या 2 में होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। बाय नेग्लेक्टिंग डेड लोड मोमेंट एवरेज स्ट्रेस एट बार 1 व्हेन सेकेंड बार इज इनकर्ड, ठीक है। ये FC12 एवरेज हो गया। FC12 सब क्या हो जाएगा, P/A जो फोर्स लग रहा है बाई एरिया इतना से 8 का, इसका वैल्यू 8 आ गया। और मिड स्पेन पे क्या आ जाएगा, मिड स्पेन पे इसेंट्रिसिटी का भी इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए मिड स्पेन पे FC12, यहाँ से एवरेज निकाल लिए क्योंकि ये कर्व है, तो यहाँ से हम एवरेज निकाल लिए। एवरेज जो है हमारा ये आ गया। लॉसेज इन फर्स्ट बार ड्यू टू टेंशनिंग ऑफ सेकेंड बार क्या हो जाएगा, M × FC12, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए, ये फर्स्ट लॉस हो गया। ये सेकेंड को इनकर्ड करने के टाइम में ये लॉस हो गया। अब थर्ड को इनकर्ड करेंगे तो 1 और 2 दोनों में लॉस होगा। तो सपोर्ट पे और मिड स्पैन पे दोनों का निकालेंगे। सपोर्ट पे क्या हो जाएगा, P/A × ये दोनों इसेंट्रिसिटी इसमें भी काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए बार 3 को कर रहे हैं तो 2 के लिए भी इसेंट्रिसिटी आएगा और 1 के लिए भी इसेंट्रिसिटी आएगा, ठीक है। मिड स्पेन पे भी और सपोर्ट पे भी। तो यहाँ से ये FC13 निकल गया यहाँ से सपोर्ट पे और यहाँ से मिड स्पेन पे। यहाँ से एवरेज इसको निकाल लिए फिर उसी फार्मूला से। अब एवरेज क्या होगा सपोर्ट पे,
एवरेज स्ट्रेस एट लेवल ऑफ बार 2 व्हेन थर्ड बार टेंशन, तो यहाँ पे 2 3 ये हो जाएगा और मिड स्पैन पे ये हो जाएगा, ठीक है। और FC23 एवरेज हमारा ये आ जाएगा। लॉस इन बार 1 एंड बार 2 अकर व्हेन थर्ड बार इज टेंशन, सो लॉस इन बार 1 क्या हो जाएगा M इंटू FC13 और लॉस इन बार 2 इंटू FC23, ठीक है। यहाँ से दोनों लॉस निकल गया, ठीक है, दोनों लॉस आ गया यहाँ से। अब दोनों लॉस को सम कर दिए, टोटल लॉस आ गया एंड टोटल लॉस इनटू इतना ही है 1 में, दोनों के कारण होगा, तो यहाँ से दोनों लॉस आ गया। उसके बाद ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग जो है लॉस इन प्रीस्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन पढ़ेंगे। एक इलास्टिक शॉर्टनिंग के बाद फ्रिक्शन भी आता है, तो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है वो पढ़ेंगे। फ्रिक्शन के कारण जो लॉस है इट अकर्स इन पोस्ट टेंशन बट नॉट इन प्री टेंशनिंग। प्री टेंशन में तो वो फ्रिक्शन नहीं आता है, प्री टेंशन में फ्रिक्शन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा। और पोस्ट टेंशन में आता है तो पोस्ट टेंशन में ही होगा सिर्फ ये लॉस फ्रिक्शन के कारण। द फ्रिक्शन इज ड्यू टू कर्वेचर ऑफ टेंडन एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इन केबल एट x डिस्टेंस फ्रॉम जैकिंग एंड आफ्टर फ्रिक्शन लॉस px। अगर px से फ्रिक्शन लॉस तो x डिस्टेंस पे कितना होगा, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, इससे इसका यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे ये px क्या है सबको नीचे बताया गया है। px क्या है, प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स x डिस्टेंस है x, p नॉट है सपोज जैकिंग एंड पे जो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स है, k इज कोफिशिएंट कॉल्ड वोबल करेक्शन फैक्टर। वोबल मीन्स होता है जो एक स्पैन, इसमें जो है एक हिलना इसको बोल सकते हैं, वोबल करना, उसका जो हिलते रहता है उसी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग के हो गया, म्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा हो गया क्यूमुलेटिव एंगल इन रेडियन, और स्मॉल वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ म्यू अल्फा प्लस के एक्स रहे तो यहाँ पे हम लोग पी एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं पी नॉट प्लस 1 माइनस म्यू अल्फा प्लस के एक्स, ठीक है। यहाँ से स्टिल मूविंग इन ऑन स्मूथ कंक्रीट, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू 0.55 ले लेंगे। स्टिल मूविंग ऑन स्टिल फिक्स्ड ऑन टू डक्ट तो 0.3 ले लेंगे। स्टिल मूविंग ऑन लीड तो यहाँ पे 0.2 ले लेंगे। म्यू कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, ग्रीस, ग्रेफाइट और पैराफिन ऑयल। यहाँ पे हम लोग पैराफिन ऑयल यूज करते हैं क्योंकि ये जो है बहुत कम वैल्यू देता है और ये हार्मलेस होता है, कंक्रीट के लिए कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है। तो यही है बात। तो फॉर द वैल्यू ऑफ के अब निकालना है कि वैल्यू ऑफ के क्या होगा। के का वैल्यू जो है वो वेरी करता है 0.0015 से 0.005 तक पर मीटर लेंथ में, ठीक है। अगर जैकिंग, हाँ, उसके बाद एक्स का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू जैकिंग एंड पे लेंगे, जहाँ फॉर जैकिंग एट फ्रॉम वन एंड तो एक्स का वैल्यू एल ले लेंगे। अगर एक ही एंड से जैकिंग किया जा रहा है तो अगर दोनों एंड से किया जा रहा है एक्स का वैल्यू L/2 ले लेंगे। फॉर जैक एट वन एंड, एक तरफ से जैकिंग किया रहा है, अल्फ़ा का वैल्यू θ1 प्लस θ2, ठीक है। अगर दोनों तरफ से जैकिंग कर रहा है तो दोनों में जो बड़ा होगा थीटा का वैल्यू वो लेंगे हम लोग। और उसके बाद है कि पैराबोलिक प्रोफाइल के लिए अगर जैकिंग वन एंड से हो रहा है तो 4E/L थीटा का वैल्यू और अल्फ़ा का वैल्यू डबल हो जाएगा। और जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड अगर हो रहा है तो θ2 का वैल्यू 0, अल्फ़ा का वैल्यू θ1 प्लस θ2 हो रहा है तो वही 4E/L ही हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू थीटा के बराबर। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड वोबल इफेक्ट लीड टू, ये जो इक्वेशन है ये म्यू अल्फ़ा प्लस के एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा लॉस बाय इनिशियल, ठीक है, फ्रैक्शनल लॉस जिसको बोल सकते हैं,
ठीक है। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस बाय इनिशियल स्ट्रेस इक्वल टू ये हो गया। तो यहाँ से लॉस क्या हो जाएगा, लॉस निकालेंगे तो म्यू अल्फ़ा प्लस के एक्स इंटू इनिशियल लॉस, इनिशियल स्ट्रेस, ये हो गया। ये हमें ज़रूरी है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। लॉस ड्यू टू कर्वेचर क्या हो जाएगा, म्यू एन एन का वैल्यू जो हो गया यहाँ पे, एन क्या है, एन जो है वो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है ना वो है, ठीक है। फोर्स में जो म्यू इंटू एन यूज करते हैं ना हम लोग, वही है। तो ये म्यू इंटू एन जो हो गया 8 पी नॉट ई बाई एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से P इंटू म्यू 80 बाई एल। इन केस ऑफ कर्व प्रोफाइल म्यू एन हो जाएगा 4E बाई एल, क्योंकि थीटा का वैल्यू ये सॉरी अल्फ़ा का वैल्यू ये हो जाएगा 4E बाई एल। और उसके बाद अगर इन केस ऑफ ट्रेपेजॉइडल केबल है तो पी म्यू इंटू 2E बाई ए हो जाएगा। ये जो होता है यहाँ पे ये लेंथ है, ये ए है, ये उसके बाद इधर से भी इतना ए है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो साइड का जो साइड वाला साइड है, मतलब जो इंक्लाइंड साइड है ना, उसी का जो हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्शन आएगा वही लेंगे हम लोग, ए का वैल्यू। और ये तो एसेंट्रिसिटी है ही। उसके बाद अल्फ़ा का वैल्यू इस केस में, जो ये अगर कर्व है ऐसा, ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू साढ़े फर्स्ट और लास्ट का सम, बाकी सब डबल बीच वाला जितना भी होगा उसको डबल कर देंगे, वही अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। ओवल इफेक्ट जो होगा, ओवल इफेक्ट डेल्टा पी इक्वल टू पी इंटू के एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो यही सब है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखने की ज़रूरत है फ्रिक्शन लॉस में। उसके बाद है फ्रिक्शन लॉस का एक क्वेश्चन भी करना है। तो एक कंक्रीट बीम ऑफ 10 मीटर स्पैन है, 100 मीटर mm वाइड है, 300 mm डीप है, इज प्री स्ट्रेस बाई 3 केबल से प्री स्ट्रेस किया गया है। द एरिया ऑफ इच केबल इज 200 mm स्क्वायर एंड इनिशियल स्ट्रेस ऑफ द केबल इज 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। केबल 1 इज पैराबोलिक विथ एन एसेंट्रिसिटी ऑफ 50 mm। केबल 1 का एसेंट्रिसिटी है 50 mm। above the centroid at the support and 50 mm below the center of the span, ठीक है। सेंटर ऑफ स्पैन से 50 mm बिलो है। और केबल 2 जो है आल्सो पैराबोलिक, ये भी पैराबोलिक है, 0 एसेंट्रिसिटी है इसमें, और ये भी 50 mm बिलो है सेंट्रोइड से, ठीक है, बीच में। केबल 3 इज स्ट्रेट, केबल 3 स्ट्रेट है, केबल 3 है स्ट्रेट विथ यूनिफॉर्म एसेंट्रिसिटी, ठीक है, 50 mm बिलो द सेंट्रोइड। इफ द केबल इज टेंशन फ्रॉम वन एंड ओनली, एक ही एंड से टेंशन किया गया है। एस्टिमेट द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस इन ईच केबल ड्यू टू फ्रिक्शन। म्यू का वैल्यू इतना हो गया, के का वैल्यू इतना हो गया, ठीक है, इतना दिया हुआ है, इनफ डेटा है। तो हम लोग जो पैराबोला का इक्वेशन होगा हम लोग ये लिखेंगे 4E बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स। यहाँ से सपोर्ट पे x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हम लोग को निकाल लेंगे, थीटा का वैल्यू 4E बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए। अगर केवल 1 पे सपोर्ट पे अगर निकालना है तो थीटा हो जाएगा 2L 2 थीटा, अल्फ़ा हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लें यहाँ से। स्लोप यहाँ पुट करके थीटा, ये थीटा हो जाएगा, थीटा का वैल्यू, उसके बाद अल्फ़ा निकल जाएगा 0.08 रेडियन, ठीक है। और उसके बाद केवल 2 के लिए स्लोप हमारा ये हो जाएगा, उससे हम लोग थीटा निकाल लिए, ये अल्फ़ा ये हो जाएगा। उसके बाद पी नॉट क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा 1200 इंटू एरिया 240 किलो न्यूटन, यानी 240 इंटू 10⁻³ e⁻ म्यू एक्स प्लस के एक्स, ठीक है। अगर स्मॉल है तो ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग डेल्टा पी का वैल्यू ये निकाल लिए। केवल 1 के लिए डेल्टा पी हमारा ये हो जाएगा, अगर म्यू का वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू, के का वैल्यू और एक्स का वैल्यू एल हो जाएगा। 1 एंड से क्या कर रहा है टेंशन, तो यहाँ पे हमारा यहाँ से लॉस केवल 1 में ये निकल जाएगा, केवल 2 में निकल जाएगा, केवल 3 में निकल जाएगा, ठीक है। AST का वैल्यू दिया हुआ है,
तो यहाँ से ये न्यूटन में है, स्ट्रेस हम लोग निकाल लेंगे, स्ट्रेस निकालेंगे तो स्ट्रेस हमारा ये हो जाएगा, इसके लिए सेकेंड में ये हो जाएगा और थर्ड में हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज लॉस भी हम लोग निकाल सकते हैं, इतना बट्टा वो जो पी का वैल्यू, ठीक है, इंटू 100 करके। इस तरह से हमारा पोस्ट टेंशन प्री टेंशन में दोनों का हो गया क्वेश्चन। अब आगे मूव करते हैं। आगे जो है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इनकर्ड स्लिप, स्लिप के कारण जो लॉस होगा वो हम देखेंगे। स्लिप के कारण जो होता है वो भी पोस्ट टेंशन में ही होता है, प्री टेंशन में स्लिप नहीं होगा। तो यहाँ पे प्री टेंशन में जो है इनकर्ड स्लिप के कारण कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन द प्री स्ट्रेस इज ट्रांसफर्ड टू द कंक्रीट, द waves slip through a little distance before they get properly seated in conical, ठीक है। The encouraged block also move before it settle on the concrete. There is loss of pre-stress due to subsequent reduction in length of tendon. The loss due to increased slip is increased slip के कारण हमारा ये लॉस होगा डेल्टा बाय एल इंटू ई एस, ठीक है। एस का वैल्यू यंग सो मॉडुलस है स्टील का, डेल्टा है स्लिप कितना हुआ वो, और उसके बाद एल का वैल्यू है लेंथ ऑफ, द परसेंटेज लॉस इन इज हायर फॉर शॉर्ट मेंबर एंड देन लोअर मेंबर, ठीक है। शॉर्ट मेंबर में ज़्यादा इनकरेज स्लिप का लॉस होगा। क्वेश्चन छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है कुछ। उसके बाद एक क्वेश्चन से हम लोग अच्छे से समझ आएंगे। पोस्ट टेंशन का केबल है 10 मीटर लॉन्ग, इनिशियल टेंशन है उसमें 1000 वन एंड से स्ट्रेच हो रहा है, टेंशन हो रहा है। इफ द टेंडन आर कर्व्ड सो दैट द स्लोप इज 1/14, स्लोप जो है थीटा 1/14 है, 1/24 है। एट इच एंड द एरिया इज 600। कैलकुलेट द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण भी लॉस निकालना है। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है और के का वैल्यू दिया हुआ है और इनकरेज स्लिप ये दिया हुआ है एट द जैकिंग एंड कैलकुलेट द फाइनल फोर्स इन केबल, परसेंटेज लॉस प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड स्लिप, ठीक है। फ्रिक्शन और स्लिप के कारण ये भी निकालना है। तो ये 1/24 दिया हुआ है थीटा, अल्फा निकल गया 1/12, म्यू अल्फा प्लस के एक्स हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। म्यू का वैल्यू दिया हुआ 0.55, अल्फा का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाले 1/12, प्लस के का वैल्यू दिया हुआ है 0.0015 इंटू के एक्स है, के एक्स अगर वो 1 एंड से किया हुआ है तो स्पेन का लेंथ हो जाएगा डायरेक्ट एल, यहाँ से 0.0608 यहाँ से ये निकल गया। उसके बाद डेल्टा पी का वैल्यू, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी हम लोग निकाल रहे हैं, डेल्टा पी इक्वल टू पी इंटू ये पी इंटू 1 माइनस वो करके, ठीक है। ये स्मॉल अगर रहे तो हमारा, अगर डेल्टा पी सॉरी पी अगर निकालना रहे तो वही हो जाएगा 1 माइनस म्यू अल्फा प्लस के एक्स। अगर पी निकालना है तो इंटू दिस यही हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा पी निकल गया। डेल्टा पी अगर डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा पी मतलब क्या, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हमारा ये निकल गया। अगर क्या हुआ कि पी का वैल्यू ये दिया हुआ है तो हमारा पी इनिशियल फोर्स है ये, तो परसेंटेज भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ स्लिप भी दिया हुआ है, स्लिप 3 mm है, तो यहाँ से हम पी निकाल लेंगे, पी हमारा पी एल बाई ए करके। उसके बाद हमारा ये क्यों ये लॉस जो है आ रहा है स्लिप, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फोर्स यहाँ पे प्रेस्ट्रेस फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये लॉस आ रहा है। तो प्रेस्ट्रेस फोर्स जो है पी एल बाई ए ई के से हम लोग डिफ्लेक्शन ये निकाल सकते हैं लोड के कारण। तो यहाँ पे पी का वैल्यू हमारा इससे मिल जाएगा, ठीक है, 37.8 किलो न्यूटन। और उसके बाद लॉस ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू इनक्रीज स्लिप हमारा ये जो है डेल्टा पी, डेल्टा तो पी तो हमारा ये हो जाएगा। और उसके बाद लॉस ऑफ फोर्स ड्यू टू इनक्रीज स्लिप हमारा ये हो जाएगा, लॉस ऑफ फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन हमारा ये हो जाएगा
स्लिप देखिए लॉस इतना है, इसके कारण जो फोर्स आएगा वही हमारा लॉस, इतना फोर्स का प्री स्ट्रेस फोर्स का होगा, तो ये हमारा लॉस हो गया। तो इंक्रीज स्लिप के कारण ये लॉस हो गया और फ्रिक्शन के कारण हमारा ये लॉस हो गया। टोटल लॉस कितना हो गया, टोटल लॉस ये हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। परसेंटेज लॉस हमारा क्या हो जाएगा, जो प्री स्ट्रेस जो इनिशियल है वो उसे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ये फाइनल फोर्स केवल में कितना बचेगा, तो इनिशियल फोर्स बाय माइनस ये, ठीक है, लॉस, ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्रीप के कारण कंक्रीट में लॉस जो होता होगा वो देखेंगे। क्रीप के कारण जो लॉस होता है, क्रीप इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट बाय विच इट कंटिन्यू टू डिफॉर्म विथ टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग के कारण इसमें जो टाइम टू टाइम डिफॉर्मेशन आता रहता है उसी को हम लोग कंक्रीट के कारण डिफॉर्मेशन बोलते हैं। उसी से जो लॉस होता है वो क्रीप लॉस हो गया प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, ठीक है। क्रीप कोएफिशिएंट हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, क्रीप स्ट्रेन बाय इलास्टिक स्ट्रेन। उसके बाद ये जो सीपी है एप्सिलॉन सीपी जो स्ट्रेस है क्रीप स्ट्रेस स्ट्रेन, और ये इलास्टिक स्ट्रेन एप्सिलॉन सी हो गया। ये इंटू यहाँ से ये क्रीप कोएफिशिएंट 5 होता है तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए। अब क्या होगा, लॉस ऑफ स्ट्रेस जो होगा वो एप्सिलॉन सी पी इंटू ई एस, यहाँ से हम लोग ये सब करके, और फाई का वैल्यू जो होता है वो हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि 7 डेज पे 2.2, 28 डेज पे 1.6 और 1 ईयर पे 1.1 होता है। तो यहाँ से लॉस निकल गया हमारा कि लॉस जो होगा 5 इंटू एफ सी इंटू एम होगा, ठीक है, 5 एफ सी एम एक क्रीप के कारण। तो यहाँ से जो एफ सी इंटू एम होता है वो क्या होता है, एफ सी इंटू एम जो होता है इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस होता है। तो उसमें अगर 5 से क्रीप कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉस इज ड्यू टू क्रीप आ जाएगा। तो यहाँ से क्रीप कोएफिशिएंट इज इंटरपोलेटेड बाय लीनियरली विथ लॉग टाइम स्केल, ठीक है। अगर हमारा 7 डेज पे हमको पता है, लेकिन अगर 7 डेज का नहीं अगर दिया हुआ है, अगर दूसरे दिन का किसी का निकालना है डेटा हमारा रखेंगे, लेकिन टाइम को लॉग स्केल पे रख करके हम लोग उसको इंटरपोलेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्रीप लॉसेज आर जनरली 2 to 3% ऑफ इनिशियल प्रेस, 2 से 3% तक ही प्रेस ये क्रीप लॉस होता है। उसके बाद श्रिंकेज के कारण जो लॉस होगा, श्रिंकेज के कारण श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज इन प्री स्ट्रेस मेंबर रिजल्ट इन शॉर्टनिंग ऑफ टेंशन वायर, हेंस लॉस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे जो है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इन प्री स्ट्रेस्ड मेंबर जो है ये वायर में जो टेंशन वायर है उसमें शॉर्टनिंग लाता है, इसके कारण हम लोग ये लॉस होता है श्रिंकेज लॉस। लॉस ड्यू टू श्रिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो यूज्ड इन कंक्रीट, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट हमारा ये हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू एप्सिलॉन सी एस इंटू ई एस। तो यहाँ से टोटल रेसिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेन ये सब आ गया। उसके बाद हम लोग ये लगेंगे, अगर प्री टेंशनिंग है तो प्री टेंशनिंग के केस में 3 इंटू 10⁻⁻⁴ लेंगे एप्सिलॉन सी एस, ठीक ना। अगर उसके बाद अगर पोस्ट टेंशनिंग है तो पोस्ट टेंशनिंग के केस में 2 इंटू 10⁻⁴ बाई लॉग t+2। टी जो होता है टाइम है, अगर टाइम दिया हुआ रहेगा तो हमारा इसके केस में पोस्ट टेंशनिंग के केस में हो जाएगा। और इसको 50% से इंक्रीज कर देंगे अगर कंडीशन जो है ड्राई स्मूथ एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहे तो उस केस में इसको 50% तक इंक्रीज कर देंगे और मैक्सिमम वहीं तक जाएंगे 3 इंटू 10⁻⁻⁴ तक ही, ठीक है, ये हो गया। अब उसका लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन क्या होगा, लॉसेज ड्यू टू रिलैक्सेशन जो होगा डिक्रीज ऑफ स्ट्रेस इन स्टील विथ टाइम अंडर कांस्टेंट स्ट्रेन के कारण जो लॉस होगा वही रिलैक्सेशन के कारण होगा। ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील द प्री स्ट्रेस इन टेंडन रिड्यूस्ड विथ टाइम, इट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ स्टील, इनिशियल प्री स्ट्रेस एंड टेम्परेचर। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील बिटवीन 2 to 5% ही होता है इसमें।
उसके बाद अगर इनिशियल स्ट्रेस दिया हुआ है 0.5 पी है, एफ पी है, एफ पी जो है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, अगर 0.5 इनिशियल स्ट्रेस अगर 0.5 एफ पी है तो उस केस में रिलैक्सेशन 0 होगा, 0.6 है तो 35 होगा रिलैक्सेशन लॉस। अगर 0.7 एफ पी है तो 70 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा, अगर 0.8 पी है तो 90 तक लॉस होगा। मीन्स इनिशियल स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा लॉसेस भी उतना ज़्यादा होंगे, ठीक है, यही सब है। उसके बाद है फाइनल, ये सब जो हम लोग टोटल 6 लॉस था, 6 लॉस हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसको अगर समराइज़ करें तो एक जगह हमारा ये फार्मूला फाइनली हमारा ये निकलता है कि इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस जो है वो m इंटू एफ सी होता है। m हो गया मॉडुलर रेशियो, एफ सी हो गया कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, m इंटू एफ सी। फ्रिक्शन लॉस हो गया पीनट इंटू म्यू अल्फा प्लस के एक्स, और एंकरेज स्लिप के कारण लॉस हो गया ई एस इंटू डेल्टा बाई एल, डेल्टा हो गया स्लिप और एल हो गया लेंथ, ठीक है। अगर क्या क्रीप के कारण लॉस जो हो गया वो एम एफ आई इंटू एम एफ सी, ठीक है, एम एफ सी यहाँ पे इलास्टिक शॉर्टनिंग है तो उसमें 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। श्रिंकेज लॉस हमारा अगर हो जाएगा एप्सिलॉन एस सी इंटू ई एस, रिलैक्सेशन के कारण जो होगा, रिलैक्सेशन में इतना लॉस होगा। अगर 0.5 है तो ये हम लोग हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 35 70 90 0 35 70 90 ये 5 6 7 8 से वेरी कर रहा है, तो 2 से 5% तक ही होता है ये सब। कितना प्री टेंशनिंग में कितना हो सकता है, पोस्ट टेंशनिंग में कितना हो सकता है, उसी का वैल्यू। उसके बाद है एक क्वेश्चन करते हैं इस पे कि इन अ प्री टेंशनड बीम द इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज 1400 किलो न्यूटन ट्रांसफर्ड एट 28 डेज, ठीक है, 28 डेज दिया हुआ है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दिया हुआ है, द केबल प्रोफाइल इज पैराबोलिक दिया हुआ है, ई एट सेंटर दिया हुआ 520 mm, ई एट एंड दिया हुआ 0, ठीक है। यूज द फॉलोइंग डेटा, फाइंड आउट द लॉसेज ऑफ प्री स्ट्रेस। ए का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया ऑफ केबल दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, के दिया हुआ है, स्लिप दिया हुआ है, ई एस ई सी और एल दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। डिफरेंट लॉस जो होगा वो इमीडिएट लॉस हमारा इलास्टिक सब सारा लॉस हम लोग यहाँ से निकालेंगे। यहाँ जो है क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द लॉसेज इन प्री स्ट्रेस, इसीलिए सारा लॉस हम लोग निकालेंगे। सारे लॉस में जो है इलास्टिक शॉर्टनिंग, फ्रिक्शन, स्लिप, क्रीप, श्रिंकेज और रिलैक्सेशन, सारे लॉस हम लोग निकालेंगे। उसके बाद इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस जो है ये पोस्ट टेंशन है, पोस्ट टेंशन के केस में इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस नहीं होता है, तो फिर इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस 0 हो गया। फ्रिक्शनल लॉस जो हो गया, फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस का फार्मूला हो गया m इंटू एफ सी, तो फ्रिक्शन लॉस डेल्टा पी हो गया आपका, जो p बाई ए हो गया, यहाँ से 1385 जो है कहाँ गया 1400 किलो न्यूटन, और यहाँ पे 1400 है। उसके बाद एरिया हाँ 1385 है, ठीक है, यहाँ से डिवाइड किए। उसके बाद म्यू इंटू अल्फ़ा प्लस के इंटू एक्स, यहाँ से हम लोग निकाल लिए फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। उसके बाद स्लिप के कारण लॉस हो गया डेल्टा बाई एल इंटू ई एस, ठीक है, डेल्टा बाई एल इंटू ई एक्स, ये फ्रिक्शन लॉस हमारा ये हो गया, और एनकरेज स्लिप के कारण ये हो गया, ठीक है। क्रीप के कारण एफ आई इंटू एम एफ सी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्रीप इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस 0 हो गया तो क्रीप लॉस भी 0 हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा पी निकाल लेंगे, यहाँ से एम इंटू एफ आई इंटू एफ सी करके, तो यहाँ से हमारा डेल्टा पी इसका क्रीप के कारण लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद
कर्व जो पैराबोलिक है, पैराबोलिक प्रोफाइल है, तो हम ये जो एफ सी का वैल्यू हम लोग इधर से निकालेंगे। एफ सी का वैल्यू एफ सी एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए, उसके बाद उसमें पुट करके हम लोग लॉस निकाल लिए। श्रिंकेज लॉस जो है, श्रिंकेज लॉस एप्सिलॉन एस सी इंटू ई एस हो जाएगा। तो एप्सिलॉन एस सी इंटू ई एस जो है पोस्ट टेंशन के केस में क्या होता है, 2 × 10⁴ बाई लॉग टी प्लस 2 होता है। तो यहाँ से इंटू ई एस, तो ये एप्सिलॉन एस सी का वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए लॉस श्रिंकेज के केस में। रिलैक्सेशन के केस में हम लोग 5% एज्यूम करें क्या, क्योंकि नहीं दिया हुआ है एफ पी का वैल्यू, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 5% एज्यूम करके हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो हमारा फाइनली ये टोटल लॉस हो गया। ये टोटल लॉस हमारा हो गया। इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस 0, फ्रिक्शन लॉस 89.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एनकरेज लॉस हो जाएगा 32.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्रीप लॉस हो गया 92.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर, श्रिंकेज लॉस हो गया 28.43 न्यूटन पर mm स्क्वायर, रिलैक्सेशन लॉस 50.54 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा आ गया। इसी तरीके से जो है सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे लगभग इसी टाइप के आएंगे इसमें, और हम जो है आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना आपको बता दिया गया है कि आप ज़्यादा कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आप ये फार्मूला जो है ये फाइनल, इसको आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान रख लीजिए, और आपको और कुछ ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है। और हम ये करेंगे कि एफ सी का वैल्यू, यहाँ पे एफ सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एफ सी एवरेज होगा, वो कर्व रहेगा, कैसा रहेगा कर्व, तो किस टाइप का होगा, क्या फार्मूला अप्लाई होगा, उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है लॉस जो है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का जो कितने टाइप के लॉस होते हैं, कैसे होते हैं, वो हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछिए, और कोशिश करेंगे कि आपके हर डाउट को का सॉल्यूशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर कोई फीडबैक है इससे रिलेटेड, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो या फिर जो भी हो, तो आप उससे रिलेटेड जो भी डाउट हो आपका, आप यहाँ पे पूछिए हमसे। हम कोशिश करेंगे आपका डाउट जो है वो सॉल्व हो जाए। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है हमारा, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे आने वाला है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टोटल ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, वो हम लोग टोटल एक दिन में ख़त्म कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल तो उसमें शायद हो सकता है कि 1-2 न्यूमेरिकल करा दें, लेकिन हो सकता प्रोबेबली उसमें न्यूमेरिकल का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग डिवीज़न आप सब तो पढ़े ही होंगे उसको, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। सिर्फ हम लोग यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ रिवीजन के लिए करेंगे। ठीक है, रिवीजन के लिए जितना ज़रूरी होगा बस उतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्रोबेबली, अगर हो सकता है पॉसिबल, अगर होगा तो कल, नहीं तो परसों। ठीक है, कोशिश करूँगा कि कल ही आ जाए ये वीडियो, लेकिन अगर कल नहीं आया तो परसों ज़रूर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और एंजॉय कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।